Hi, my lovely students. Welcome to the English school. This is your teacher, Rupali. Today's lesson is going to be a little different. Today we'll talk about poetic devices or literary devices. In my videos where I explain poems of classes 9th and 10th, I discuss poetic devices used in the poem also. So I thought, why not make a video specifically on poetic devices? So here I am. Anyway, there are many poetic devices. We cannot discuss all of them in one video, but I'll talk about few important ones that are important from your exam point of view. And also, if you are not in classes 9th and 10th, but you still want to enjoy poems, watch the video till the end because it is going to be very helpful for you also. So what exactly are poetic devices? What are they? Poetic devices are tools that poets use in order to beautify their poems. देखिए, अब क्या होता है कि किसी भी पोम में मीनिंग जो है वो दो लेवल्स पे हो सकता है. वन लिटरल, अनदर वन फिगरेटिव. लिटरल मीनिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ही रैन वेरी फास्ट. तो उसका मतलब क्लियरली लिटरली उसका मतलब है कि वो बहुत तेज भागा. बट इफ आई से ही रैन लाइक अ चीता, तो मैं कंपेयर कर रही हूं एक मैन को किससे? चीता से. क्या वो लिटरली पॉसिबल है कि कोई इंसान चीता की तरह भाग रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर जो राइटर है वो क्या यूज कर रहा है? वो एक डिवाइस यूज कर रहा है ताकि आपके दिमाग में एक इमेज आ जाए ऑफ द पर्सन रनिंग वेरी फास्ट, इफेक्ट डालने के लिए उसमें. ओके, तो वो होते हैं पोएटिक डिवाइसेस. आई विल टेल यू इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, क्योंकि हर पोएटिक डिवाइस का अलग अलग पर्पस होता है. ओके, सो व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? दे आर टूल्स जो कि कोई भी राइटर, कोई भी पोएट यूज करता है इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज. उसमें इफेक्ट डालने के लिए, उसमें मूड को इंटेंसिफाई करने के लिए, ताकि जो रीडर है वो एग्जैक्टली वही फील कर पाए जो पोएट फील कर रहा है उस टाइम पे. सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड फिगरेटिव मीनिंग. ये इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं जो कि पोएट्स यूज करते हैं डीपर मीनिंग बताने के लिए. I have chosen a very short poem for you so that it becomes easy for you and for me to make you understand the literary devices that we are going to talk about today. So let me read it out for you. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. ओके, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वी शुड नॉट लेट गो ऑफ आवर ड्रीम्स. जो हमारे सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, हमें उन्हें अपने पास टाइटली रखना चाहिए. ओके, सो दैट इज बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग. फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज सिमिली. सिमिली इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन. दो चीजों को कंपेयर करने के लिए जब एज और लाइक का यूज करता है पोएट, तो हम उसे सिमिली कहते हैं. जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी बोला था, ही रैन लाइक अ चीता. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. लेट्स लुक एट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली. ही इज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन. एज, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. लाइक या फिर एज, इन दोनों वर्ड्स का जब यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, तब वो सिमिली होता है. इट्स वेरी इजी. अनदर एग्जाम्पल, He looks as cheerful as a rose. वो रोज की तरह cheerful लग रहा है. Okay? He is shining as bright as a sun. So these are all examples of simile. Another literary device is metaphor. मेटाफर भी यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए आपस में. बट मेटाफर के केस में एज या लाइक का यूज आप नहीं करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पोम जो कि मैंने आपको अभी बताई थी. इसमें ही सेइंग लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड. तो लाइफ कैन नॉट बी लिटरली अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड.
ओके वो कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ, अगर हम अपनी ड्रीम्स को छोड़ देते हैं तो लाइफ कैसी हो जाएगी। लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे कोई बर्ड है जिसके विंग्स टूट गए हैं। ओके सो कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन यहाँ किया है, विदाउट यूजिंग लाइक या फिर एज, डायरेक्टली बोला है। अगर मैं बोलती हूँ ही वॉज अ चीता इन द रेस, दैट इज नॉट रॉन्ग, that is my way of comparing. Another example of metaphor in this poem is life is a barren field. Again the poet is comparing life to something without using like or as. He is comparing it to a barren field, सूखी पड़ी हुई जमीन। ओके उसमें कोई खेती नहीं होगी, उससे वो कंपेयर कर रहे हैं किसको, उस लाइफ को जिसमें कोई ड्रीम्स ही नहीं है, जो सपने ही नहीं है। ओके देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दैट लाइफ, ये वो कहना चाह रहे हैं। ओके बट वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, वो कंपेयर करके और लिटरेरी डिवाइसेस यूज करके वो चीज बोल रहे हैं। सो डिड यू सी लैंग्वेज को थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा यूज करके हाउ ब्यूटिफुल इट बिकम्स। अनदर एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स आर पिलर्स ऑफ द कंट्री। ओके मिनिस्टर्स लिटरली पिलर्स नहीं होते हैं, बट उन्हें हम पिलर से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पिलर्स बिल्डिंग को गिरने से बचाते हैं, वैसे ही मिनिस्टर्स जो हैं वो कंट्री को गिरने से बचा सकते हैं। सो देयर इज अ कंपैरिजन एंड वी आर नॉट यूजिंग एज और लाइक इन ऑर्डर टू कंपेयर, सो दिस इज नॉट सिमिली बट मेटाफर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सिमिली एंड मेटाफर। लाइफ इज अ ड्रीम, comparing life to dream, so this is again metaphor. Another literary device is personification. Personification, as the name tells you, person, तो मतलब किसी को जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स को जब हम ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ वो ह्यूमंस हों, तब हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं उसे। अब जो पोम मैंने बताई थी उसी में ही पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। लुक एट इट। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, कैन ड्रीम्स रियली डाई? क्या ड्रीम्स कोई ह्यूमन है या फिर लिविंग बीइंग्स हैं जो कि मर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर हम वही कर रहे हैं, हम पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, हम ड्रीम को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं एज इफ इट कैन डाई। Another example is in the poem A Tiger in the Zoo, which is in class 10th NCERT. In that, throughout the poem, tiger is treated as if it has human feelings. Okay? और tiger को हमने ही बोला है वहां पर पूरी poem में. So that is an example of personification. Next literary device is oxymoron. Oxymoron is a very interesting literary device. यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो हैं, दो एकदम ऑपोजिट चीजें साथ में आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ब्यूटिफुली अगली, योर आइडिया इज ब्यूटिफुली अगली, तो ब्यूटिफुल और अगली ऑपोजिट हैं, बट आई एम ब्रिंगिंग देम टुगेदर इन द सेम लाइन, सो दैट इज ऑक्सीमोरॉन। लेट्स लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन। He is always idly busy. Idle मतलब एकदम फ्री होना, तो he is always idly busy का क्या मतलब होगा? He is an honorable villain. Villain भी है और honorable भी है, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो विलन्स में बहुत ऑनरेबल है। सो ये दो वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स साथ में आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स साथ में जब आते हैं तब ऑक्सीमोरॉन होता है। अनदर एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, मतलब वो बार बार इरेगुलर है, रेगुलरली इरेगुलर, सो दैट इज ऑक्सीमोरॉन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज alliteration. Alliteration means repetition of the same consonant sounds at the beginning of two or more words in the same line. मतलब क्या हुआ इसका? Look at the poem again. इसमें जो आपकी लाइन है, Life is a broken winged bird. इसमें ब साउंड रिपीट हो रहा है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो वर्ड्स की इनिशियल साउंड जो रिपीट हो रही है वो तभी एलिटरेशन होगी जब वो वर्ड्स क्लोज होंगे।
ठीक है, बहुत दूर दूर नहीं होने चाहिए या अलग अलग लाइंस में नहीं होने चाहिए, वो आसपास होने चाहिए, तभी वो एलिटरेशन कहलाता है। Why is it a literary device? क्योंकि ये पोम की रिदम में हेल्प करता है। Another example of alliteration, a sweet sad smile then spread across her face. S sound is being repeated. That is alliteration. ये deliberately करते हैं poets. Again, I'll repeat myself. Rhythm maintain करने के लिए poem की, okay? And poem को beautify करने के लिए alliteration का use किया जाता है। Let's go to the next literary device. अब बारिश की साउंड को आप कैसे इमिटेट करेंगे, कैसे बोलेंगे हिंदी में? टिप टिप। तो जब ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं पोएट्स जो कि किसी साउंड को इमिटेट कर रहे होते हैं, तब हम बोल देते हैं वो क्या है, वो ऑनोमेटोपिया है। स्नेक की साउंड हिज, तो हिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमेटोपिया। अनदर एग्जाम्पल, टिंग टोंग, बेल। तो आप टिंग टोंग से ही समझ गए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बेल, सो दैट इज ऑनोमेटोपिया। So that is all about today's lesson. If you want me to talk about few more literary devices that will be of advanced level, do let me know in the comments. Thank you.